हेलो, स्वागत है आपका फ्री जीके क्यू चैनल पे। मेरा नाम है किरण भावर। आज की इस वीडियो में हम भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण अनुच्छेद, भाग और अनुसूचियां कवर करेंगे जो आपके आने वाले सभी एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वीडियो को ध्यान से देखिएगा। 100% गारंटी है कि यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। पिछले कई सालों से ये क्वेश्चंस आ रहे हैं, तब पूरा देखें। लास्ट में क्वेश्चन पूछा है मैंने आपसे, जिसका आंसर आपको कमेंट करना है। चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। पहले कुछ बेसिक चीज़ें समझ लेते हैं। देखिए, संविधान सभा द्वारा जब इसे पहली बार पारित किया गया था, कब? 26 नवंबर 1949 को। तब कुछ अनुच्छेदों के साथ इसको पारित किया गया था। लेकिन जब भारतीय संविधान को लागू किया गया था तो वह डेट है 26 जनवरी 1950 को। जब भारतीय संविधान लागू किया गया था वह डेट थी 26 जनवरी 1950। लागू जब किया गया था उस समय 22 भाग थे, 395 अनुच्छेद थे और 8 अनुसूचियां थी। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अभी वर्तमान की हम बात करें तो 22 भाग हैं, 395 अनुच्छेद हैं और 12 अनुसूचियां हैं। पहले 8 अनुसूचियां थी, अब कितनी हो गई हैं? 12। और भारतीय संविधान में 105 संशोधन हुए हैं और सब क घ करके जोड़े गए हैं। ठीक है, लेकिन अनुच्छेद अभी भी कितने हैं? 395 ही हैं, बस क घ करके संशोधन जोड़े गए हैं इसमें। और भाग की हम बात करें तो 22 भाग ही हैं, 24, 25, 23 इस तरह से भाग नहीं हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एक एक चीज़ हम यहाँ दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। पहला है भाग 1। देखिए, भाग 1 में संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र के बारे में लिखा हुआ है। संघ वर्ड का पहले आप मीनिंग क्लियर कर लीजिए। संघ का अर्थ होता है समुदाय, ग्रुप या फिर संगठन। ठीक है, यह होता है इसका अर्थ। तो इसमें अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक है। अनुच्छेद 1 कहता है संघ और इसके राज्य क्षेत्र। संघ और इसके राज्य क्षेत्र, जो हमारा भारत देश है यह राज्यों का संघ है, मतलब राज्यों का ग्रुप है। हमारा भारत देश क्या है? राज्यों का ग्रुप है। ठीक है। अनुच्छेद 2 क्या कहता है? नए राज्यों के स्थापना का इसमें प्रावधान है। नए राज्य हम इसमें बना सकते हैं। अनुच्छेद 3 कहता है राज्यों की सीमा और नाम में परिवर्तन का प्रावधान है। सीमा में बदलाव किया जा सकता है, जैसे आंध्र प्रदेश से तेलंगाना अलग हुआ। बहुत सारे राज्यों का पहले कुछ और नाम हुआ करता था, आज वर्तमान में कुछ और है, तो ऐसा कर सकते हैं। ठीक है, देखिए हम यहाँ पर सिर्फ वही कवर करेंगे जो महत्वपूर्ण है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। सारी चीज़ें हम यहाँ पर सारे अनुच्छेद कवर नहीं करेंगे। चलिए नेक्स्ट है भाग 2। भाग 2 में नागरिकता के बारे में वर्णन है। इसमें अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक है। अनुच्छेद 5 कहता है संविधान की शुरुआत में नागरिकता का प्रावधान है। अनुच्छेद 6 कहता है पाकिस्तान से भारत आने वाले व्यक्तियों की नागरिकता। देखिए अनुच्छेद जो 6, 7 और 6, 7 है ना, ये एक्चुअली उस समय के लिए है जब भारत और पाकिस्तान अलग अलग हुआ था। उस समय बहुत सारे लोग पाकिस्तान गए, बहुत सारे लोग पाकिस्तान से भारत आए। तो उस समय पाकिस्तान से भारत आने वाले व्यक्तियों की नागरिकता कब तक वैध है, नहीं है, क्या योग्य होना चाहिए, ठीक है, वो सारी चीज़ें इसमें लिखी हुई हैं। अनुच्छेद 7 वाले में भारत से पाकिस्तान जाने वालों की नागरिकता के बारे में प्रावधान है, क्या उसको समाप्त कर देना चाहिए या फिर बनी रहेगी, इस तरह से इसमें चीज़ें लिखी हैं। ठीक है। अनुच्छेद 8 कहता है भारत के बाहर रहने वाले प्रवासियों के नागरिक का अधिकार। बहुत सारे लोग भारत देश छोड़ के गए हैं, दूसरे देश में जाके जॉब वगैरह कर रहे हैं, तो उन लोगों की जो नागरिकता है, भारतीय नागरिकता है, क्या वो समाप्त कर देनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए, क्या होना चाहिए, ये सारे प्रावधान का है अनुच्छेद 8 में। अनुच्छेद 9 में विदेशी नागरिकता लेने पर भारत की नागरिकता से वंचित का प्रावधान है। ठीक है, इसमें लिखा हुआ है कि क्या अगर कोई व्यक्ति मान लीजिए अमेरिका में गया है, वहाँ जॉब कर रहे हैं, वहाँ की वो नागरिकता ले लेता है, तो जो भारत की नागरिकता थी उसके पास वो समाप्त हो जाएगी क्या? ठीक है, इसके बारे में प्रावधान है। अनुच्छेद 10 में नागरिकता के अधिकार बने रहने, मतलब कि कौन सा व्यक्ति ऐसा कौन सा व्यक्ति है जिसकी नागरिकता बनी रहेगी। ऐसा होता है ना, कुछ लोगों की नागरिकता समाप्त कर दी जाती है, तो क्यों समाप्त कर दी जाएगी, वो सारी चीज़ें अनुच्छेद 10 में आपको देखने के लिए मिलेंगी। अनुच्छेद 11 में संसद द्वारा नागरिकता अधिकार कानूनों का विनियमन का प्रावधान है। नेक्स्ट देखिएगा भाग 3, इसमें मौलिक अधिकार के बारे में लिखा हुआ। अनुच्छेद 12 से लेकर 35 ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मौलिक अधिकार, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन अभी हाल ही में एग्जाम में पूछे गए हैं। देखिए अनुच्छेद 12 में राज्य की परिभाषा है। अनुच्छेद 13 में मौलिक अधिकारों पर नियंत्रण करने की विधियाँ लिखी हुई हैं। ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा समानता का अधिकार, अनुच्छेद 14 से 18 तक। याद रखिएगा समानता का अधिकार, ये जो अभी हम पढ़ रहे हैं ना,
ये भाग जो 3 है मौलिक अधिकार, इसी के अंदर और भी बहुत सारी चीज़ें आपको पढ़ने के लिए मिलेंगी। इसमें आपको बहुत सारी चीज़ें देखने के लिए मिलेंगी, जैसे समता या समानता का अधिकार। उसके आगे हम पढ़ेंगे मौलिक अधिकार में स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इस तरह से आपको 6 मौलिक अधिकारों के बारे में पढ़ने के लिए मिलेगा। ठीक है, देखिए अब हम पढ़ते हैं समानता या फिर समता का अधिकार। इसमें अनुच्छेद 14 से 18 तक लिखा हुआ है, ये भी आपको याद रखना है, इस तरह के भी क्वेश्चंस एग्जाम में आए हैं। देखिए अनुच्छेद 14 कहता है कानून के समक्ष समानता, सभी कानून के समक्ष समान हैं। अनुच्छेद 15 में धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान आदि के आधार पर भेदभाव नहीं होगा। अनुच्छेद 16 में लोक नियोजन के अवसरों में सभी को समानता है। अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता का अंत है, याद रखिएगा अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता का अंत है, यह सवाल कई बार एग्जाम में आया है। अनुच्छेद 18 में उपाधियों का अंत है। उपाधियों ये उस समय के लिए है जब अंग्रेज उपाधि दिया करते थे ना, सर वगैरह की, सर की उपाधि देते थे और ऐसी बहुत सारी उपाधियाँ दे रखी हैं, तब उनका अंत हो जाएगा। अभी ऐसा कुछ नहीं होगा। ठीक है, अभी क्या है अपने यहाँ पर पद चलते हैं। पहले उस ज़माने में सर वगैरह चलते थे, किसी को सर बना दिया गया या फिर किसी को राजा बना दिया गया, इस तरह से अब नहीं होता है, अब पद चलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है स्वतंत्रता का अधिकार। ये भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, इसमें अनुच्छेद 19 से 22 तक। अनुच्छेद 19 में बोलने और अभिव्यक्ति की आज़ादी है। कई बार एग्जाम में आया है प्रेस की स्वतंत्रता कौन से अनुच्छेद में है, तो वह 19 के ए में है। देखिए 19 के ए में बोलने की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। ठीक है, इसमें बोलने की स्वतंत्रता देता है, याद रखिएगा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट अनुच्छेद 19 का बी, शांतिपूर्वक बिना हथियारों के कहीं पर इकट्ठा होना। ये जो आप देते होंगे धरना वगैरह देते हैं, तो इस तरह से दे सकते हैं। देखिए हमारा संविधान ही आपको परमिशन देता है कि आप शांतिपूर्वक बिना हथियारों के कहीं पर भी इकट्ठा हो सकते हैं। ठीक है, सरकार का विरोध कर सकते हैं। अब इकट्ठा होकर आप क्या करोगे, विरोध ही तो करोगे। ठीक है, या फिर कोई रैलियाँ वगैरह निकाल रहे हो, कुछ भी कर सकते हो आप। तो देखिए इस तरह से आप कर सकते हैं, लेकिन उसमें हथियार वगैरह नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट अनुच्छेद 19 का सी कहता है संगठन या संघ बनाने की स्वतंत्रता है आपको। बहुत सारे ग्रुप्स बने हुए हैं, आपने देखा है, तो इस तरह से आप बना सकते हैं। नेक्स्ट अनुच्छेद 19 का डी, देश के किसी भी भाग में आने जाने की आपको स्वतंत्रता है। अनुच्छेद 19 का ई, देश के किसी भी क्षेत्र में रहने की आपको स्वतंत्रता है। नेक्स्ट है अनुच्छेद 19 का जी, देश के किसी भी हिस्से में व्यापार करने की आपको स्वतंत्रता है। अनुच्छेद 20 कहता है अपराधों के दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण है। अनुच्छेद 21 में प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार, जीने का अधिकार आपको यह देता है। अनुच्छेद 21 का ए, शिक्षा का अधिकार है आपको, वेरी इंपॉर्टेंट, लिख लीजिए। अनुच्छेद 21 का ए शिक्षा का अधिकार देता है। अनुच्छेद 22 कुछ दशा में गिरफ्तारी से संरक्षण है। नेक्स्ट है शोषण के विरुद्ध अधिकार। यह भी हम कहाँ पढ़ रहे हैं, अभी मौलिक अधिकार में ही हम पढ़ रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अभी हमने देखे ना 6 तरह के मौलिक अधिकार है। पहला है समता या समानता का अधिकार, दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार, दूसरा था स्वतंत्रता का अधिकार, और तीसरा कौन सा है, शोषण के विरुद्ध अधिकार। इसमें अनुच्छेद 23 से 24। अनुच्छेद 23 में मानव के साथ दुर्व्यवहार और बलात् श्रम पर प्रतिषेध है। अनुच्छेद 24 में कारखानों आदि भारी काम में 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों पर प्रतिषेध। देखिए याद रखिएगा, यह क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में आया है। बाल श्रम निषेध वाला कौन सा अनुच्छेद है, तो वह अनुच्छेद 24 है। कारखाने या फिर ऐसे भारी काम जो बच्चों के लिए नुकसानदायक है, वहाँ पर 14 साल से कम बच्चे को आप काम पर नहीं लगा सकते हैं। नेक्स्ट है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 25 से 28 तक। देखिए अनुच्छेद 25 कहता है अंतःकरण और किसी भी धर्म को मानने और प्रचार करने की स्वतंत्रता है। आप किसी भी धर्म को मान सकते हैं और उसका प्रचार कर सकते हैं। अनुच्छेद 26 धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता है आपको। कहीं पर आपको रैली निकालनी है, स्वतंत्रता है आपको। कहीं पर आपको कथा करनी है, स्वतंत्रता है आपको। अनुच्छेद 27 में किसी विशिष्ट धर्म की अभिव्यक्ति के लिए कर संबंधित स्वतंत्रता है। अनुच्छेद 28 में सरकारी शिक्षण संस्थानों में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। ठीक है, जो गवर्नमेंट स्कूल है वहाँ पर धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी तथा धर्म विशेष के कार्यक्रम में शामिल होने के लिए बाध्य नहीं है। ठीक है, ये गवर्नमेंट स्कूल के लिए है। नेक्स्ट देखिएगा संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, अनुच्छेद 29 से 30 तक है। संस्कृति और
संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। देखिए अनुच्छेद 29 में अल्पसंख्यक वर्ग को उनकी भाषा, लिपि और संस्कृति को संरक्षित रखने के अधिकार हैं। ठीक है, अगर आपकी कोई विशेष भाषा है, विशेष लिपि है, संस्कृति है, तो आप उसको संरक्षित कर सकते हैं, यह आपको अधिकार देता है। नेक्स्ट अनुच्छेद 30 अल्पसंख्यक वर्ग को शैक्षणिक संस्थान संचालित करने के अधिकार हैं। ठीक है, इस तरह से इसका अर्थ यह हुआ, देखिए आपने जगह जगह देखा होगा कि कोई ईसाई स्कूल है, कोई हिंदू स्कूल है, कोई संस्कृति स्कूल है, कोई मुस्लिम धर्म से स्कूल है, तो इस तरह से आप स्कूल खोल सकते हैं। यहाँ पर देखिए अनुच्छेद 30 आपको परमिशन देता है कि अल्पसंख्यक वर्ग को शैक्षणिक संस्थान संचालित करने का अधिकार है। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अनुच्छेद 32 क्या कहता है? अनुच्छेद 32 रिट संबंधित प्रावधान है। ये बहुत ज़्यादा डिटेल में आपको भी पढ़ना पड़ेगा अगर आप इसको अच्छी तरह से समझना चाहते हैं। यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। रिट संबंधित प्रावधान है, इसमें जो हमारा सर्वोच्च न्यायालय है वो रिट जारी करता है ताकि अपने मौलिक अधिकार का कोई हनन ना कर सके। ठीक है, अनुच्छेद 33 कहता है मौलिक अधिकारों को लागू करने में संसद की शक्ति है। अनुच्छेद 34 सैन्य क्षेत्र या कानून के समय मौलिक अधिकारों पर प्रतिबंध संबंधित प्रावधान है। मौलिक अधिकारों पर कब प्रतिबंध लगा रहे हैं? जब सैन्य क्षेत्र या कानून का समय हो। ठीक है, उस समय सिर्फ मौलिक अधिकारों पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। ठीक है, अनुच्छेद 35 जैसे मान लीजिए कर्फ्यू वगैरह कुछ हो गया है या फिर वहाँ पर आपातकाल शासन लग चुका है, राष्ट्रपति शासन लग चुका है, आपातकाल लग गया है किसी भी राज्य की, हम एक विशेष बात कर लेते हैं, तो वहाँ पर अगर लोग चाहें कि हम वहाँ पर इकट्ठा हो जाए या फिर वहाँ पर रैलियाँ वगैरह निकाले तो नहीं निकाल पाओगे। ठीक है, अभी ये थोड़े समय के लिए आपका ये जो अधिकार है, मौलिक अधिकार, इसको अभी रोक दिया जाएगा। ठीक, क्योंकि तनाव वाला क्षेत्र है तो वहाँ पर तो इस तरह की चीज़ें गतिविधि नहीं होने देंगे ना। तो देखिए सैन्य क्षेत्र या कानून के समय मौलिक अधिकारों पर प्रतिबंध संबंधित प्रावधान है। अनुच्छेद 35 में मौलिक अधिकार लागू करने संबंधित प्रावधान है। नेक्स्ट देखिएगा भाग 4। भाग 4 में नीति निर्देशक तत्व के बारे में प्रावधान है। इसका अर्थ क्या हुआ? जो हमारे राज्य हैं वो किस तरह से नीतियाँ बनाएं कि वहाँ की जो जनता है उसके लिए सुविधाएं हों। अनुच्छेद 36 से 51। अनुच्छेद 37 में नीति निर्देशक तत्व न्यायालय में वाद योग्य नहीं माना गया। अनुच्छेद 38 में राज्य लोक कल्याण की वृद्धि में व्यवस्था करेगा। ठीक है, हमारा जो राज्य है ये लोक के कल्याण में ऐसी कोई व्यवस्थाएं करता चला जाएगा। अनुच्छेद 39 में समान कार्य के लिए समान वेतन का प्रावधान, समान न्याय और निःशुल्क विधि सहायता। अनुच्छेद 14 में ग्राम पंचायतों के गठन का प्रावधान है, याद रख लीजिएगा, ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आया है। ग्राम पंचायतों के गठन का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 40 में। अनुच्छेद 41 में कुछ परिस्थितियों में सभी नागरिकों को काम शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार है। नेक्स्ट अनुच्छेद 42 न्याय संगत और मानव उचित दशाओं तथा प्रस्तुति सहायता का प्रावधान है। अनुच्छेद 43 में मजदूरी और कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन दिया जाएगा। अनुच्छेद 44 में समान नागरिक संहिता UCC लागू करने का प्रावधान। इसे भी याद रखिएगा, क्वेश्चन एग्जाम में आया है। समान नागरिक संहिता लागू करने का प्रावधान किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 44 में। नेक्स्ट अनुच्छेद 45 बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा की जिम्मेदारी राज्य की यह होगी। ठीक है, इसलिए बहुत सारे गवर्नमेंट स्कूल होते हैं, हॉस्पिटल्स होते हैं, वहाँ पर आपको मुफ्त शिक्षाएँ भी मिलती हैं और आपको हॉस्पिटल में मुफ्त इलाज भी मिलता है। नेक्स्ट अनुच्छेद 46 अनुसूचित जाति, जनजातियाँ और अन्य वर्गों के शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों का प्रावधान है। अनुच्छेद 47 में पोषण और जीवन स्तर के लिए लोक स्वास्थ्य में सुधार का कर्तव्य। अनुच्छेद 48 में कृषि और पशुपालन संबंधी प्रावधान है। अनुच्छेद के 48 के ए में पर्यावरण और वन्य जीवों का संरक्षण है। अनुच्छेद 49 में महत्वपूर्ण स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण है। महत्वपूर्ण स्थानों और वस्तुओं जैसे पुराने अगर राजा महाराजाओं की कोई चीज़ें हैं तो उनका आपको संरक्षण करना है, ये राज्य की जिम्मेदारी है। भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व में क्या है? ये राज्यों की जिम्मेदारी है कि राज्य जो भी वहाँ की सरकार बनेगी उसको ये सब करना पड़ेगा। अनुच्छेद 15 में कार्यपालिका और न्यायपालिका के कार्य विभाजन रहेंगे। जो हमारी कार्यपालिका है, न्यायपालिका है, दोनों के काम अलग अलग होते हैं, ध्यान दीजिएगा। कार्यपालिका और न्यायपालिका दोनों क्या होती है ये मैंने बहुत ज़्यादा डिटेल में आपको पहले भी बताया है।
नेक्स्ट देखिएगा अनुच्छेद 51, इसमें अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा संबंधी प्रावधान है। नेक्स्ट देखिएगा, देखिए भाग 4 हमने पढ़ लिया, भाग 4 का ए भी है। जो भाग 4 का ए है ना, इसको अलग से जोड़ा गया है, इसलिए ही हम इसको इस तरह से काउंट नहीं करते हैं कि भाग 24 तो हम इसको नहीं बोलेंगे, 25 नहीं बोलेंगे, क्योंकि ये भाग 4 के ए में जोड़ा गया है। बहुत सारे लोग इसको भी काउंट कर लेते हैं और कहते हैं कि अभी वर्तमान में भाग 25 है। 25 नहीं है, 22 ही है, हाँ ग करके जोड़ा गया है। ठीक है, देखिए भाग 4 का ए क्या कहता है, इसमें अनुच्छेद 51 के ए में 11 मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान है। वेरी इंपॉर्टेंट, हाल ही में कुछ एग्जाम्स में ये क्वेश्चंस पूछा गया है कि मौलिक कर्तव्य से संबंधित प्रावधान कौन से अनुच्छेद में है। अनुच्छेद 51 के ए में है, अनुच्छेद 51 के ए में है, और भाग की हम बात करें तो भाग 4 के ए में है। अभी जो 11 पॉइंट्स है इसमें क्या लिखा हुआ है, तो देखिए कुछ पॉइंट्स हम ऐसे ही कवर कर लेते हैं। पहले पॉइंट्स में यह लिखा है कि राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रीय गान का आप आदर करेंगे, सम्मान करेंगे। ठीक है, और जो दूसरा पॉइंट है वह यह कहता है कि हमारे भारत देश को जिन्होंने स्वतंत्रता दिलाई है उनके बारे में आप अच्छी बातें, उनके जो आदर्श वाक्य वगैरह हैं या फिर जो उनके विचार हैं आप उनको फॉलो करेंगे। ठीक है, तीसरा कहता है कि आप भारत देश की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें। ठीक है, चौथा पॉइंट कहता है कि आप देश की रक्षा करें, भले ही आप सैन्य में नहीं हो, आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब में नहीं हो, आप भारत देश के नागरिक तो है ना, ये आपका भी एक कर्तव्य बनता है, आपका यह मौलिक कर्तव्य है कि आप आपके देश की रक्षा करें। ठीक है, इस तरह से बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें लिखी हुई हैं इसमें। और देखिए जो 11वां पॉइंट है आप उसको ज़रूर याद रखिएगा। 11वां जो मौलिक कर्तव्य इसमें लिखा है कि माता पिता या फिर जो भी संरक्षक है बच्चे का, उनके द्वारा 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा दिलाई जाए। ठीक है, यह अनिवार्य कर रखा है इसमें। नेक्स्ट है भाग 5। भाग 5 में संघ के बारे में लिखा हुआ है। संघ मतलब मैंने क्या बताया था, ग्रुप। ये हमारा भारत देश है, यह राज्यों का संघ है। अनुच्छेद 52 से 151 में इसमें प्रावधान है, अनुच्छेद 52 से 151 में। ठीक है, संघ के बारे में लिखा हुआ है। संघ जो हमारे संघ है, संसद है या फिर जो हमारा केंद्र है, उसके बारे में यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेगा कि जो हमारा संघ है वो किस तरह से काम करेगा। देखिए अनुच्छेद 52 में भारत के राष्ट्रपति का उल्लेख है। वेरी इंपॉर्टेंट, याद रख लीजिए आप। अनुच्छेद 52 में भारत के राष्ट्रपति का उल्लेख है, कई बार यह सवाल आया है। अनुच्छेद 53 में संघ की कार्यपालिका संबंधित शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होगी। अनुच्छेद 54 में राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल के बारे में लिखा हुआ है। अनुच्छेद 55 में राष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधित पद्धति। अनुच्छेद 56 में राष्ट्रपति के कार्यकाल का उल्लेख है। अनुच्छेद 57 में राष्ट्रपति के पुनर्निर्वाचन की पात्रता है। अनुच्छेद 58 में राष्ट्रपति बनने के लिए क्या योग्यताएं होनी चाहिए, वह कौन व्यक्ति होगा जो राष्ट्रपति बन सकता है। यहाँ पर डिग्री वगैरह नहीं पूछी आपसे, ठीक है, यहाँ पर डिग्रियां हैं ही नहीं, यहाँ पर एक एज डिसाइड कर रखी है। राष्ट्रपति बनने के लिए जो एज चाहिए वह चाहिए आपको 35 ईयर पूरा कर चुका हो, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, या फिर लोकसभा का सदस्य निर्वाचित किए जाने वह योग्य हो, चुनाव के समय लाभ के पद पर वह नहीं होना चाहिए, और वो मेंटली डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। बस ये कुछ चीज़ें होनी चाहिए और वो राष्ट्रपति पद पर बन सकता है। ठीक है, राष्ट्रपति बन सकता है देश का। नेक्स्ट है अनुच्छेद 59 राष्ट्रपति पद के लिए शर्तें। अनुच्छेद 60 में राष्ट्रपति द्वारा शपथ का उल्लेख है कि राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाएगा। अनुच्छेद 61 में राष्ट्रपति पर महाभियोग संबंधित प्रावधान है। देखिए राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश दिलाता है राष्ट्रपति को शपथ। अनुच्छेद 61 में राष्ट्रपति पर महाभियोग संबंधित प्रावधान। महाभियोग का अर्थ समझ लीजिए, महाभियोग मतलब राष्ट्रपति को अब पद से कैसे हटाना है, क्या ऐसा होगा या फिर क्या ऐसा करेंगे राष्ट्रपति कि उनको पद से हटाया जा सकता है। वैसे राष्ट्रपति को सिर्फ एक ही शर्त पर हटाया जा सकता है कि अगर ऐसा लगे कि ये संविधान पर अतिक्रमण करने की कोशिश कर रहे हैं, मतलब जो संविधान में लिखा हुआ है वो उसके विपरीत चलने की अगर कोशिश करते हैं राष्ट्रपति, तो इन पर महाभियोग लगेगा और इनको इस पद से हटाया जा सकता है। ठीक है, और भी कुछ पॉइंट्स है, अगर ये मेंटली डिस्टर्ब हो जाते हैं और ऐसा अगर सिद्ध हो जाता है कि दिवालिया हो गया है तो इनको पद से हटाया जा सकता है ना। अनुच्छेद 62 में राष्ट्रपति पद की रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचन का समय और आकस्मिक रिक्ति को भरने वाले व्यक्ति का कार्यकाल निर्धारित किया गया है।
ठीक है। उपराष्ट्रपति बनाए जाते हैं राष्ट्रपति मान लीजिए कुछ हो गया है, पद पे रहते हुए अगर उनकी मृत्यु हो जाती है या फिर वो अभी पद नहीं संभाल सकते, तो ऐसे में 6 माह के लिए उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति बनाया जा सकता है। ठीक है। अगर उपराष्ट्रपति नहीं बन रहे हैं तो ऐसे में किसको बनाया जाता है, जो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं उनको भी बनाया जा सकता है। ठीक है, थोड़े समय के लिए। नेक्स्ट है अनुच्छेद 63, इसमें उपराष्ट्रपति के पद का उल्लेख है। अनुच्छेद 64 में राष्ट्रपति का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। अब यहाँ पर उपराष्ट्रपति के बारे में हम पढ़ेंगे। अनुच्छेद 63 में उपराष्ट्रपति के पद का उल्लेख देखने के लिए मिलता है। अनुच्छेद 64 में भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। उपराष्ट्रपति वैसे नाम तो उपराष्ट्रपति है, लेकिन ये कार्य कब करेगा, जब हमारे राष्ट्रपति नहीं होंगे तभी तो ये राष्ट्रपति का पद संभालेंगे। लेकिन ये ऐसा नॉर्मली कैसा काम करते हैं, ये उपराष्ट्रपति जो है ये राज्यसभा के पदेन सभापति के रूप में कार्य करते हैं। जैसे लोकसभा का अध्यक्ष होता है ना, लोकसभा अध्यक्ष, वैसे राज्यसभा का जो अध्यक्ष कह सकते हैं आप, या फिर इसका पदेन सभापति, वो होता है उपराष्ट्रपति। ठीक है। नेक्स्ट अनुच्छेद 65, इसमें आकस्मिक स्थितियों में राष्ट्रपति नहीं होने की स्थिति में उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के तौर पर काम करते हैं। ठीक है। और जैसे अभी मैंने बताया आपको कि अगर उपराष्ट्रपति भी नहीं है तो यहाँ पर फिर अब कौन काम करेगा, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। लेकिन इस पद को खाली नहीं छोड़ सकते हम। नेक्स्ट अनुच्छेद 66, उपराष्ट्रपति का निर्वाचन संबंधी प्रावधान है। अनुच्छेद 67 में उपराष्ट्रपति के कार्यकाल का उल्लेख देखने के लिए मिलता है। अनुच्छेद 68 में उपराष्ट्रपति पद की रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचन का समय और आकस्मिक रिक्ति को भरने वाले व्यक्ति का कार्यकाल इसमें निर्धारित किया गया है। मान लीजिए उपराष्ट्रपति अभी नहीं है तो इनके पद पर अभी किसी और को बनाया गया है, मान लीजिए बना दिया गया है अभी कुछ समय के लिए उपराष्ट्रपति, तो सिर्फ 6 महीने के लिए बनाया जाएगा। उसके बाद तो आपको चुनाव करने पड़ेंगे, किसी और को बनाना ही पड़ेगा। ठीक है, निर्वाचन करना पड़ेगा। नेक्स्ट है अनुच्छेद 69, इसमें उपराष्ट्रपति की शपथ का उल्लेख है। नेक्स्ट है अनुच्छेद 70, अन्य किसी आकस्मिकता में राष्ट्रपति के कर्तव्य का निर्वहन करेगा। अनुच्छेद 71 में राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधित विषय हैं। अनुच्छेद 72 में राष्ट्रपति द्वारा क्षमादान की शक्तियां हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, लिख लीजिए आप, अनुच्छेद 72 में राष्ट्रपति द्वारा क्षमादान की शक्ति है। क्षमादान क्या होता है, मान लीजिए किसी को फांसी की सज़ा मिली है और वो क्षमादान पत्र, इस तरह के कोई पत्र अगर राष्ट्रपति तक पहुंचाता है, राष्ट्रपति को अगर दया आई तो वो चाहे तो जो उनकी सज़ा है उसको कम कर सकते हैं। जैसे फांसी की सज़ा है तो उसको उम्र कैद में बदल सकते हैं या फिर पूरी तरह से समाप्त कर सकते हैं। अब ये राष्ट्रपति के ऊपर रहता है। ठीक है। नेक्स्ट अनुच्छेद 73 में संघ की कार्यपालिका शक्ति के विस्तार का उल्लेख है। अनुच्छेद 74 में राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद का उल्लेख है। अनुच्छेद 74 में राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद का उल्लेख है। मतलब हमारे राष्ट्रपति जो चाहते हैं, सलाह लेना चाहते हैं, अगर सलाह नहीं भी लेना चाहते ना राष्ट्रपति, आपको पता है जो हमारे राष्ट्रपति हैं उन्हें कुछ भी कार्य करना है तो उससे पहले वो मंत्रिपरिषद से ही सलाह लेते हैं, उसके बिना वो काम नहीं कर सकते हैं। इसलिए ऐसे कहते हैं कि राष्ट्रपति का पद सिर्फ दिखावे के लिए है, बाकी काम कौन कर रहा है, देश का प्रधानमंत्री। क्योंकि जो मंत्रिपरिषद है इसके प्रधान कौन है, प्रधानमंत्री हैं। उन्हीं के ही कहने पर हमारे राष्ट्रपति चलते हैं। ठीक है। हमारे भारत देश में राष्ट्रपति का जो पद है ये है बहुत ज़्यादा पावरफुल, लेकिन वास्तविक में पावरफुल कौन होता है, प्रधानमंत्री है। क्योंकि उनके पावर्स को कौन यूज़ कर रहे हैं, हमारे देश के प्रधानमंत्री। ये हर देश में नहीं है, ध्यान दीजिएगा, ये हमारे भारत देश में है। लेकिन अनुच्छेद 75 में मंत्रियों से संबंधित अन्य उपबंध। अनुच्छेद 76 में भारत के महान्यायवादी का उल्लेख है। यह भी एग्जाम में प्रश्न आया है। भारत के महान्यायवादी का उल्लेख अनुच्छेद 76 में देखने के लिए मिलता है। महान्यायवादी क्या होता है, कानून, ये वकील है, भारत सरकार का यह वकील होता है, उसको कहते हैं महान्यायवादी। ठीक है। महाधिवक्ता कौन होता है, जो राज्य सरकार का, मान लीजिए किसी भी राज्य का, मध्य प्रदेश राज्य सरकार का वकील कौन है, तो वो होता है महाधिवक्ता। महान्यायवादी कौन है, यह भारत सरकार का वकील है। ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, अनुच्छेद 77 में भारत सरकार के कार्य का संचालन संबंधित उल्लेख है। अनुच्छेद 78 में राष्ट्रपति को जानकारी देने के लिए प्रधानमंत्री का कर्तव्य है। देखिए प्रधानमंत्री जो हैं बीच में ये एक सेतु का काम करते हैं। राष्ट्रपति को जो भी काम करना है वो प्रधानमंत्री से कहेंगे। प्रधानमंत्री कहाँ से लेकर आएंगे, प्रधानमंत्री जो है ये सलाह कहाँ से लेकर आएंगे, मंत्रिपरिषद से सलाह लेकर आएंगे। मंत्रिपरिषद जो भी सलाह देगी वो सीधे राष्ट्रपति को नहीं देते हैं, वो प्रधानमंत्री को पहले सलाह देते हैं और प्रधानमंत्री जाते हैं राष्ट्रपति के पास और उन्हें सलाह देते हैं। ठीक है।
तो राष्ट्रपति वही करते हैं जो हमारे प्रधानमंत्री कहते हैं, और जो प्रधानमंत्री को सलाह मिली है वो कहाँ से मिली है? मंत्रिपरिषद से मिली है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अनुच्छेद 79 संसद के गठन का उल्लेख है। जो हमारा संसद है उसके गठन का उल्लेख कहाँ देखने के लिए मिलता है? अनुच्छेद 79 में, वेरी इंपॉर्टेंट। अनुच्छेद 80 में राज्यसभा का उल्लेख है, अनुच्छेद 81 में लोकसभा का उल्लेख है। ये तीनों बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। संसद के गठन का उल्लेख अनुच्छेद 79 में, राज्यसभा का उल्लेख 80 में, लोकसभा का उल्लेख 81 में। संसद कैसे बना है? संसद के 3 अंग होते हैं। 3 अंग कौन कौन से? राज्यसभा, लोकसभा, और तीसरा अंग कौन सा है? राष्ट्रपति है। सदन की हम बात करें तो 2 सदन है, एक है राज्यसभा, दूसरा है लोकसभा। नेक्स्ट देखिएगा अनुच्छेद 82 प्रत्येक जनगणना के बाद सीटों का पुनः समायोजन होगा। अनुच्छेद 83 में संसद के सदन की अवधि का उल्लेख है, संसद के सदन की अवधि का उल्लेख है। अनुच्छेद 84 में संसद की सदस्यता के लिए योग्यताएं हैं। संसद में जो लोकसभा राज्यसभा के जो सांसद वगैरह होते हैं ना, उन वो भी सदस्य कौन बन सकता है इसके बारे में भी योग्यताएं लिखी हुई हैं। अनुच्छेद 85 में संसद के सत्रावसान और विघटन संबंधित उल्लेख है। अनुच्छेद 86 में राष्ट्रपति का संसद में अभिभाषण और संदेश भेजने का अधिकार है। अनुच्छेद 87 में राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण। अनुच्छेद 88 में संसद के साधनों में मंत्रियों और महान्यायवादी के अधिकार। नेक्स्ट अनुच्छेद 89 में राज्यसभा का सभापति और उपसभापति का उल्लेख है। अनुच्छेद 90 में राज्यसभा के उपसभापति का पद रिक्त होने पर या फिर परित्याग या पद से हटाए जाने का उल्लेख है। परित्याग का मतलब खुद से अगर वो त्याग दे देते हैं। पद से हटाए जाना मतलब कोई प्रोसेस के द्वारा उनको पद से हटाया गया है, उनके ऊपर अगर किसी तरह के कोई एलिगेशंस लगे हैं और उनको पद से हटाया गया है तो ये होता है पद से हटाना। और परित्याग खुद से इस्तीफा दे दिया, तो इसके बारे में उल्लेख मिलता है अनुच्छेद 90 में। अनुच्छेद 91 में सभापति के रूप में कार्य करने तथा कर्तव्य का पालन करने की उपसभापति तथा अन्य व्यक्ति की शक्ति का उल्लेख है। नेक्स्ट अनुच्छेद 92 जब सभापति और उपसभापति को हटाने का संकल्प विचाराधीन हो तब वह पीठासीन अधिकारी नहीं होंगे। ठीक है, इसका अर्थ क्या होता है? जब मान लीजिए सभापति कौन है, अभी मैंने बताया आपको, जो देश का उपराष्ट्रपति है वो सभापति के रूप में कार्य करता है। ठीक है, सभापति या फिर उपसभापति को हटाने का संकल्प विचाराधीन है, मतलब इनके ऊपर कोई एलिगेशंस लगे हैं कि इनको पद से हटाना है और ये विचार अभी चल ही रहा है, तो ऐसे में ये पीठासीन अधिकारी नहीं हो सकते हैं। अनुच्छेद 93 में लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का उल्लेख है। जैसे राज्यसभा का सभापति कौन है? उपराष्ट्रपति, उस तरह से लोकसभा के अध्यक्ष कौन होते हैं? लोकसभा अध्यक्ष। यहाँ पर भी 2 हैं, एक अध्यक्ष है, उपाध्यक्ष है। ठीक है, जैसे यहाँ पर राज्यसभा में ना सभापति और उपसभापति, वैसे ही लोकसभा में भी 2 हैं। अनुच्छेद 94 में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पद रिक्त होना, पद त्याग या पद से हटाए जाने पर क्या होगा, ये लिखा हुआ है। अनुच्छेद 95 में अध्यक्ष के रूप में कार्य करने तथा कर्तव्य की पालना करने के लिए उपाध्यक्ष की शक्तियों का उल्लेख है। अनुच्छेद 96 में जब अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को हटाने का संकल्प विचाराधीन हो तब वे पीठासीन अधिकारी नहीं होंगे। ठीक है, वही बात है। नेक्स्ट है अनुच्छेद 97 राज्यसभा के सभापति और उपसभापति तथा लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के वेतन भत्ते के बारे में यहाँ पर लिखा हुआ है अनुच्छेद 97 में। इनको कितना वेतन मिलेगा, कितना भत्ता मिलेगा, क्या क्या फैसिलिटीज़ मिलेंगी इनको। वैसे जो भी चीज़ें मिलेंगी ये कभी भी इनके पद पे रहते हुए इनको कम नहीं मिलेगी, बढ़ती ज़रूर चली जाएंगी। नेक्स्ट अनुच्छेद 98 संसद के सचिवालय का उल्लेख है। अनुच्छेद चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अनुच्छेद 99 में संसद सदस्य द्वारा शपथ का उल्लेख है। इनको शपथ कौन दिलाएगा इसके बारे में लिखा हुआ है, और शपथ के दौरान ये क्या कहते हैं यह भी इसमें साफ साफ लिखा हुआ है। अनुच्छेद 100 में संसद सदनों में मतदान रिक्तियों के होते हुए भी सदनों की कार्य करने की शक्ति और गणपूर्ति। अनुच्छेद 101 में संसद में स्थानों का रिक्त होना। अनुच्छेद 102 में संसद सदस्य के लिए योग्यताएं। अनुच्छेद 105 में संसद के सदन की तथा उनके सदस्यों की समितियों की शक्तियां और विशेष अधिकार का प्रावधान है। अनुच्छेद 106 में सदस्यों के वेतन और भत्ते के बारे में लिखा है। 108 में कुछ दशकों में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक।
वेरी इंपॉर्टेंट, देखिए ध्यान दीजिएगा, ये कई बार आया है एग्जाम में कि इनकी संयुक्त बैठक जो होती है, लोकसभा राज्यसभा की संयुक्त बैठक करने का जो प्रावधान है यह कौन से अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 108 में। 108 का मतलब क्या होता है? इमरजेंसी। ठीक है, अगर हम नॉर्मली देखें तो 108 का अर्थ क्या होता है हमारे लिए? इमरजेंसी होता है, एम्बुलेंस इमरजेंसी, है ना। तो इस तरह से आप याद रखिएगा कि संयुक्त बैठक भी कब बिठाई जाएगी? कब बिठाई जाएगी? जब कुछ ऐसा इमरजेंसी जैसा कुछ काम होगा तो इस तरह से आप ये छोटी सी ट्रिक लगा के याद कर सकते हैं, क्योंकि एग्जाम में कई बार आया है। दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, लोकसभा राज्यसभा को जब एक साथ बिठाया जाता है तो वो अनुच्छेद 108 में वर्णित है। अनुच्छेद 109 में धन विधेयक के संबंध में विशेष प्रक्रिया, ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट। 110 में धन विधेयक की परिभाषा, ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट। 111 में विधेयकों पर अनुमति। नेक्स्ट देखिएगा, अनुच्छेद 112 में वार्षिक वित्तीय विवरण, बजट का उल्लेख है। बजट का उल्लेख किस में है? अनुच्छेद 112 में है, याद रखिए। अनुच्छेद 113 में संसद में प्राक्कलन के संबंध में प्रक्रिया। अनुच्छेद 114 में विनियोग विधेयक। अनुच्छेद 120 में संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा के बारे में लिखा हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, अनुच्छेद 112 में न्यायालयों द्वारा संसद की कार्यवाहियों की जांच न किया जाना। इस लाइन का अर्थ क्या हुआ? देखिए, न्यायालयों द्वारा संसद की कार्रवाइयों की जांच ना किया जाना। संसद में क्या हो रहा है इसके बारे में हमारा न्यायालय इंटरप्ट नहीं करता है। ठीक है, हर बार ये नहीं कर सकते हैं ऐसा। नेक्स्ट देखिएगा, अनुच्छेद 123 में राष्ट्रपति के अध्यादेश जारी करने की शक्ति। वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा, अनुच्छेद 123 में राष्ट्रपति के अध्यादेश जारी करने की शक्ति है। अनुच्छेद 124 में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना और गठन का उल्लेख है। अनुच्छेद 125 में न्यायाधीशों के वेतन संबंधित प्रावधान है। अनुच्छेद 126 में कार्यकारी मुख्य न्यायमूर्ति की नियुक्ति के बारे में प्रावधान है। 127 में तथार्थ न्यायमूर्तियों की नियुक्ति का प्रावधान है। अनुच्छेद 128 में उच्चतम की बैठक में सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की उपस्थिति के बारे में है। अनुच्छेद 129 में उच्चतम न्यायालय अभिलेख न्यायालय के रूप में होने का प्रावधान है। यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वह क्या है? दो चीज़ें देखिए, अनुच्छेद 123 124 है ना, 125 भी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर आपसे 123 में राष्ट्रपति के अध्यादेश जारी करने की शक्ति के बारे में प्रावधान है। 123 में 124 में गठन किया जाएगा सर्वोच्च न्यायालय का। 125 में न्यायाधीशों के संबंधित प्रावधान है। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, अनुच्छेद 129 उच्चतम न्यायालय अभिलेख न्यायालय के रूप में होने का प्रावधान। अनुच्छेद 130 में उच्चतम न्यायालय की आरंभिक अधिकारिकता। अनुच्छेद 137 में निर्णय एवं आदेशों का उच्चतम न्यायालय द्वारा पुनर्विलोकन। अनुच्छेद 143 में उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने के राष्ट्रपति की शक्ति। राष्ट्रपति जो है हमारे, वो हर चीज़ के लिए परामर्श तो लेते ही रहते हैं। यहाँ से मंत्रिपरिषद से भी परामर्श लेना पड़ेगा और उनको उच्चतम न्यायालय से भी परामर्श करने की शक्ति इनके पास है। अगर राष्ट्रपति चाहते हैं कि सलाह लेकर वो काम करें सर्वोच्च न्यायालय से, तो ऐसा कर सकते हैं। अनुच्छेद 144 में सिविल एवं न्यायिक पदाधिकारियों द्वारा उच्चतम न्यायालय की सहायता में कार्य किया जाना। अनुच्छेद 148 में भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक का उल्लेख है, लिख लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट। भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक का उल्लेख अनुच्छेद 148 में है। अनुच्छेद 149 में नियंत्रक महालेखा परीक्षक के कर्तव्य और शक्तियों के बारे में उल्लेख है। अनुच्छेद 150 में संघ के और राज्यों के लेखाओं का प्रारूप है। अनुच्छेद 151 में संपरीक्षा प्रतिवेदन के बारे में प्रावधान है। चलिए भाग 6 के बारे में बात करते हैं। इसमें राज्यों से जुड़ी हुई चीज़ें लिख रखी हैं। ठीक है, अनुच्छेद 152 से 237। अनुच्छेद 152 में राज्य की परिभाषा है। अनुच्छेद 153 में राज्यपाल का उल्लेख है। अनुच्छेद 154 में राज्य की कार्यपालिका शक्तियाँ राज्यपाल में निहित होगी, यह लिखा हुआ है। देखिए अभी जो चीज़ें हम पढ़ेंगे ना, ऐसे
अगर आप केंद्र सरकार और राज्य सरकार में से कोई एक चीज़ अगर आप पढ़ लेते हैं, मान लीजिए आप केंद्र सरकार को पढ़ लेते हैं, तो बस आपको यहाँ पर थोड़ी सी चीज़ें आप रिप्लेस करते हुए चलना होगा। जैसे राष्ट्रपति की जगह अब हम यहाँ पर राज्यपाल के बारे में पढ़ेंगे, प्रधानमंत्री की जगह अब हम यहाँ पर मुख्यमंत्री के बारे में पढ़ेंगे, जो संसद है संसद की जगह अब हम यहाँ पर विधानमंडल के बारे में बात करेंगे, लोकसभा राज्यसभा की जगह अब यहाँ पर हम विधान परिषद और विधान सभा के बारे में बात करेंगे। इस तरह से आप रिलेट करके पढ़ेंगे तो बहुत ही आसानी से आप समझ जाओगे। महान्यायवादी की जगह यहाँ पर हम महाधिवक्ता के बारे में पढ़ेंगे। तो दोनों में से किसी एक चीज़ पर अगर आपका अच्छा कमांड हो जाता है तो ये बहुत ही सिंपल है भारतीय संविधान में। इसमें ज़्यादा कुछ इतना ज़्यादा आपको टिपिकल नहीं लगेगा। बस ये जो संख्या है ना, इनको याद करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है। देखिए, अनुच्छेद 152 में राज्य की परिभाषा, अनुच्छेद 153 में राज्यपाल का उल्लेख है। अब यहाँ पर आप एक चीज़ समझिएगा, अनुच्छेद 52 में हमें राष्ट्रपति के बारे में पढ़ने के लिए मिला था। उस तरह से देखिए, अब यहाँ पर राज्यपाल के बारे में आपको भी यहाँ पर 152, 53, 54 यहाँ से पढ़ने के लिए मिलेगा। ठीक है। अनुच्छेद 154 में राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में ही निहित है। अनुच्छेद 155 में राज्यपाल की नियुक्ति से संबंधित प्रावधान है। 156 में राज्यपाल का कार्यकाल कितने समय के लिए बने रहेंगे। अनुच्छेद 157 में राज्यपाल की योग्यताएं। अनुच्छेद 158 में राज्यपाल के पद की शर्तें। अनुच्छेद 159 में राज्यपाल की शपथ का उल्लेख। अनुच्छेद 160 में कुछ आकस्मिकताओं में राज्यपाल के कृत्यों का निर्वहन। अनुच्छेद 161 में राज्यपाल की क्षमादान संबंधित शक्तियाँ। देखिए, राज्यपाल के पास भी यह क्षमादान करने की शक्तियाँ होती हैं। नेक्स्ट, अनुच्छेद 162 में राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार है। 163 में राज्यपाल की सहायता और सलाह के लिए मंत्री परिषद का उल्लेख है। सेम यहाँ पर भी यही है, राज्यपाल की सहायता और सलाह के लिए यहाँ पर भी क्या है, मंत्री परिषद है। और मंत्री परिषद का यहाँ पर प्रधान कौन होगा, यहाँ पर इसका मैन हेड कौन होता है, वो होता है मुख्यमंत्री। ठीक है, राज्यों में हम बात करें तो यहाँ पर मुख्यमंत्री होगा। हमारे केंद्र सरकार में कौन था, वहाँ पर प्रधानमंत्री था। चलिए, अनुच्छेद 164 में मंत्रियों के बारे में अन्य उपबंध है। अनुच्छेद 165 में राज्य का महाधिवक्ता। देखिए, यहाँ पर राज्य का महाधिवक्ता है, वहाँ पर कौन था, वहाँ पर था महान्यायवादी, भारत सरकार का महान्यायवादी था। अनुच्छेद 166 में राज्य की सरकार के कार्य का संचालन है। अनुच्छेद 167 में राज्यपाल को जानकारी देने के संबंध में मुख्यमंत्री के कर्तव्यों का उल्लेख है। अनुच्छेद 168 में राज्य के विधानमंडलों के गठन का प्रावधान है। हर राज्य में विधानमंडल होगी, लेकिन हाँ, हर राज्य में विधान परिषद का होना ज़रूरी नहीं है। हाँ, विधानसभा का होना ज़रूरी है। यहाँ पर भी दो होती है ना, एक विधानसभा और एक विधान परिषद। हर राज्य में तो विधान परिषद नहीं है। देखिए, इसके बारे में पढ़ते हैं। अनुच्छेद 169 में राज्यों में विधान परिषदों का बनाना और भंग करना, इसको बना भी सकते हैं और अगर पहले से है तो उसको भंग भी कर सकते हैं। अनुच्छेद 170 में विधानसभाओं की संरचना का उल्लेख है कि विधानसभा किस प्रकार से बनाई जाएगी। अनुच्छेद 171 में विधान परिषदों की संरचना का उल्लेख है। अनुच्छेद 172 में राज्यों के विधानमंडलों की अवधि का उल्लेख है। 173 में विधानमंडल की सदस्यता की योग्यताएं हैं। अनुच्छेद 174 में विधानमंडल के सत्र, सत्रावसान और विघटन के बारे में है। सत्र वगैरह होते रहते हैं ना, 6 महीने के अंदर तो सत्र होना ही चाहिए, यह कंपलसरी है हमारे भारत देश में। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा आप 5-5.5 महीने का बीच में छुट्टी ले सकते हैं, लेकिन उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। 2 सत्रों के बीच में अधिक से अधिक 6 माह का ही बीच में डिफरेंस होना चाहिए ना, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट देखिएगा 175, राज्यपाल का संसद में अभिभाषण और संदेश का अधिकार है। अनुच्छेद 176 में राज्यपाल का विशेष अभिभाषण, अभिभाषण मतलब वो कुछ स्पेशल अगर कहना चाहते हैं तो कह सकते हैं। अनुच्छेद 177 में सदन के बारे में मंत्री और महाधिवक्ता के अधिकार के बारे में है। अनुच्छेद 178 में विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के बारे में लिखा हुआ है। विधानसभा का अध्यक्ष कौन होगा, कैसा होगा, ठीक है, और उपाध्यक्ष के बारे में। अनुच्छेद 178 में विधानसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पद रिक्त होना या पद त्याग या फिर पद पर हटाए जाने पर अब कौन इसको संभालेगा, विधानसभा के अध्यक्ष के रूप में कौन कार्य करेगा, इस बारे में प्रावधान है। अनुच्छेद 180 में विधानसभा उपाध्यक्ष के अध्यक्ष के तौर पर कार्य करने की शक्तियाँ हैं।
इसका अर्थ क्या हुआ? वही, जैसे राष्ट्रपति नहीं है तो उपराष्ट्रपति काम करेगा, ठीक है, वैसे ही विधानसभा में अध्यक्ष नहीं है तो उपाध्यक्ष अध्यक्ष के तौर पर काम करेगा। कुछ समय के लिए ही करेगा, हमेशा के लिए नहीं बना रहेगा, यह भी ध्यान दीजिएगा। अनुच्छेद 181 में जब अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष को हटाने का प्रस्ताव हो तब वे पीठासीन अधिकारी नहीं होंगे, ठीक है। इस लाइन का अर्थ मैंने पहले भी आपको बता दिया था। अनुच्छेद 182 में विधान परिषद का सभापति और उपसभापति, अब यहाँ पर भी विधान परिषद में एक सभापति होगा और उपसभापति होगा। नेक्स्ट देखिएगा, अनुच्छेद 183 में विधान परिषद सभापति और उपसभापति का पद रिक्त होना, पद त्याग या पद से हटाए जाने पर अब क्या होगा? अनुच्छेद 184 में विधान परिषद के उपसभापति का सभापति के तौर पर कार्य करने से संबंधित शक्तियां हैं। अनुच्छेद 185 में जब सभापति और उपसभापति को हटाने का प्रस्ताव हो तब वे पीठासीन अधिकारी नहीं होंगे। अनुच्छेद 186 में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष तथा सभापति और उपसभापति के वेतन और भत्ते के बारे में प्रावधान है। अनुच्छेद 187 में राज्य विधानमंडल का सचिवालय। अनुच्छेद 188 में विधानमंडल के सदस्यों द्वारा शपथ का उल्लेख है। अनुच्छेद 189 में संसद में मतदान रिक्तियों के होते हुए भी सदनों की कार्य करने की शक्ति और गणपूर्ति। नेक्स्ट है अनुच्छेद 190 विधानमंडल में स्थानों का रिक्त होना। अगर विधानमंडल में स्थान रिक्त हैं तो ऐसे में इन जगहों को भरने के लिए क्या करना चाहिए? अनुच्छेद 191 में विधानमंडल के सदस्यों की योग्यताएं, 192 में सदस्यों की योग्यताओं से संबंधित प्रश्नों का निश्चय, अनुच्छेद 194 में विधानमंडल और उनके सदस्यों की शक्ति और विशेष अधिकार, अनुच्छेद 195 में विधानमंडल सदस्यों के वेतन भत्ते का उल्लेख है। अनुच्छेद 199 में विधानमंडल में धन विधेयक की परिभाषा है। अनुच्छेद 200 में विधेयकों पर अनुमति। अनुच्छेद 201 में विचारों के लिए आरक्षित विधेयक। अनुच्छेद 202 में वार्षिक वित्तीय विवरण बजट विधानमंडल में है ना, विधानमंडल के बजट के बारे में विवरण कहाँ देखने के लिए मिलता है हमें, मतलब इसके बारे में प्रावधान कहाँ है? अनुच्छेद 202 में। अनुच्छेद 203 में विधानमंडल में प्राक्कलन के संबंध में प्रक्रिया। अनुच्छेद 204 विनियोग विधेयक, ठीक है। आप देख रहे होंगे बहुत सारी चीज़ें सेम हैं, तो इसके लिए एक चीज़ आपको अच्छी तरह से पढ़ना होगा। अनुच्छेद 207 में वित्तीय विधेयकों के बारे में विशेष उपबंध। अनुच्छेद 213 में राज्यपाल के अध्यादेश जारी करने की शक्ति है, जैसे राष्ट्रपति को जारी करने की शक्ति है वैसे राज्यपाल के पास भी पावर है। अब अध्यादेश क्या होता है तो इसको आपको बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। यहाँ पर जितनी भी लाइन्स हम पढ़ रहे हैं ना, जितने भी अनुच्छेद पढ़ रहे हैं, ये अपने आप में बहुत बड़े बड़े टॉपिक्स हैं। इसको बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ने के लिए आपको देखना पड़ेगा। देखिए हमने एक प्लेलिस्ट बना रखी है भारतीय संविधान की, वहाँ पर मैंने आपको डिटेल में हर चीज़ समझा रखी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अनुच्छेद 213 में राज्यपाल की अध्यादेश जारी करने की शक्ति है। 214 में राज्यपाल के लिए उच्च न्यायालय का प्रावधान है। राज्यों के लिए उच्च न्यायालय का प्रावधान है। राज्यों में उच्च न्यायालय हैं, ठीक है। राज्य में वैसे ये एक हरी है, इसमें एकता है, ऐसा नहीं है अलग अलग नहीं है। जैसे केंद्र सरकार अलग है, राज्य सरकार अलग है ना, यहाँ उच्च न्यायालयों में ऐसा नहीं है। मतलब ये जो न्यायालय है ना, न्यायपालिका है ना हमारे भारत देश की, उसमें ऐसा नहीं है। हाँ, इस तरह से एक पिरामिड बनाया जाता है। देखिए यहाँ पर आप देखेंगे सबसे ऊपर टॉप पर आता है हमारा सर्वोच्च न्यायालय, उसके बाद आता है उच्च न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय को उच्चतम न्यायालय भी कहते हैं, है ना, नाम में कंफ्यूज नहीं होना। यह सर्वोच्च न्यायालय, उसके बाद आता है उच्च न्यायालय, उसके बाद ये छोटे छोटे न्यायालय वगैरह आते हैं। तो इस तरह से एक पिरामिड बनता है, इसमें सबसे ऊँचा होता है हमारा सर्वोच्च न्यायालय। नेक्स्ट है अनुच्छेद 215 उच्च न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होगा। 216 में लिखा है उच्च न्यायालय के गठन का उल्लेख है। अनुच्छेद 217 में उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति और उनके पद के बारे में कुछ शर्तें लिखी हुई हैं। अनुच्छेद 218 में सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित कुछ उपबंध का अन्य न्यायालयों को लागू होना। अनुच्छेद 219 में उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की शपथ के बारे में लिखा हुआ है। अनुच्छेद 220 में स्थायी न्यायाधीश रहने के बाद अन्य विधि व्यवसाय पर रोक। अनुच्छेद 221 में उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन के बारे में लिखा है। अनुच्छेद 222 में न्यायाधीश का अन्य उच्च न्यायालय में भेजे जाने का उल्लेख है। अनुच्छेद 223 में कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति के बारे में लिखा है। अनुच्छेद 224 में अपर और कार्यकारी न्यायाधीशों की नियुक्ति के बारे में है। अनुच्छेद 225 में उच्च न्यायालय की अधिकारिकता के बारे में। अनुच्छेद
नेक्स्ट देखिएगा अनुच्छेद 226 में उच्च न्यायालय द्वारा रिट जारी करने की शक्तियाँ। उच्च न्यायालय भी रिट जारी कर सकता है। रिट क्यों जारी किया जाता है? ताकि किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का हनन ना करें, कोई भी ना करें। अनुच्छेद 227 में सभी न्यायालयों के अधीक्षण की उच्च न्यायालय की शक्तियाँ। अनुच्छेद 228 में कुछ मामलों में उच्च न्यायालय का अंतरण का उल्लेख है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अनुच्छेद 230 में उच्च न्यायालय की आधिकारिकता का संघ राज्य क्षेत्रों पर विस्तार। अनुच्छेद 231 में 2 या अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय की स्थापना है। ये तो आपने देखा होगा क्या भारत देश में तभी कितने उच्च न्यायालय से 25 ही है, और देखिए राज्य और केंद्र शासित प्रदेश को अगर हम जोड़ें तो ये संख्या ज़्यादा हो जाएंगी, लेकिन अभी से वर्तमान में 25 उच्च न्यायालय हैं। तो इनके अंडर में इनके जो राज्य क्षेत्र अधिकार है ना, इनका मतलब ये कहाँ कहाँ सुनवाई कर सकते हैं, कितने राज्यों में के बीच में कर सकते हैं, तो इनके अंडर में बहुत सारे राज्य भी आ जाते हैं। नेक्स्ट देखिएगा अनुच्छेद 233 में जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान है। अनुच्छेद 235 में अधीनस्थ न्यायालयों पर नियंत्रण। आगे बात करते हैं भाग 8 के बारे में, संघ राज्य क्षेत्र के बारे में यहाँ पर लिखा है अनुच्छेद 239 से 242 तक। अनुच्छेद 239 में संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासन का उल्लेख है। अनुच्छेद 240 में कुछ संघ राज्य क्षेत्रों के लिए भी विनियम बनाने की राष्ट्रपति की शक्ति है। अनुच्छेद 241 में संघ राज्य क्षेत्रों के लिए उच्च न्यायालय का प्रावधान है। नेक्स्ट है भाग 9 और 10 के बारे में देखते हैं। देखिए अनुच्छेद 243 में पंचायतों का उल्लेख है, याद रख लीजिएगा। अनुच्छेद 243 में पंचायतों का उल्लेख है। अनुच्छेद 244 में अनुसूचित क्षेत्रों और जनजाति क्षेत्रों का प्रशासन के बारे में उल्लेख है। भाग 11 में संघ और राज्य के बीच में संबंध के बारे में कुछ प्रावधान है। अनुच्छेद 245 से 263 तक। अनुच्छेद 245 कहता है संसद द्वारा राज्यों के विधानमंडलों द्वारा बनाई गई विधियों का विस्तार है। अनुच्छेद 248 में अवशिष्ट विधियां शक्तियों के बारे में प्रावधान है। अनुच्छेद 252 में 2 या अधिक राज्य के लिए सहमति से विधि बनाने की संसद की शक्ति है। अनुच्छेद 254 में संसद द्वारा बनाई गई विधियों और राज्यों के विधानमंडल द्वारा बनाई गई विधियों में असंगति। अनुच्छेद 256 में राज्य और संघ की बाध्यता। अनुच्छेद 257 में कुछ दशाओं में राज्यों पर संघ का नियंत्रण होगा। अनुच्छेद 262 में अंतर्राज्यीय नदियों के जल संबंधी विवादों का न्याय निर्णय। अनुच्छेद 263 में अंतर्राज्यीय विकास परिषद के गठन का उल्लेख है। देखिए वैसे मेन रूप से अगर हम देखें किसमें क्या लिखा हुआ है, संघ और राज्य के बीच में संबंध। हमारे संघ और संघ मीन्स बताया आपको, संघ मतलब ये जो ग्रुप है, या फिर आप इसको संघ को एक तरह से आप केंद्र भी कह सकते हैं, ठीक है। संसद कहो या फिर इनके अंडर में जो भी आने वाले केंद्र शासित राज्य हैं वो सब हो जाएंगे संघ की तरफ, ठीक है। और ये राज्य जो अभी यहाँ पर बता रहे हैं ना संघ और राज्य में, यहाँ पर आपसे यही बोल रहे हैं कि जो केंद्र सरकार के अंडर में आने वाली जो चीज़ें हैं, केंद्र शासित प्रदेश वगैरह हो गए, और जो नॉर्मल राज्य हैं जहाँ पर राज्य सरकारें बनती हैं, अगर इनके बीच में कोई मतभेद वगैरह हो जाता है, या फिर मान लीजिए केंद्र शासित प्रदेश से निकली हुई कोई नदी है जो दूसरे राज्य में जा रही है, तो उसके दोनों नदियों को लेकर अगर दोनों राज्यों के बीच में कोई इस तरह की कोई लड़ाई वगैरह होती है, तो उसमें जो कानून बनाया जाएगा वो किसका ज़्यादा पावरफुल होगा, क्योंकि केंद्र सरकार भी अलग से कानून बनाएगी, राज्य सरकार भी अलग से कानून बनाएगी। तो यहाँ पर पावरफुल किसका कानून होता है, जो हमारी केंद्र बनाती है, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा वित्तीय संपत्ति, संविदाएं और वाद। अनुच्छेद 264 से 300 के ए तक प्रावधान है। अनुच्छेद 266 में भारत की संचित निधि का उल्लेख है। अनुच्छेद 267 में आकस्मिक निधि का उल्लेख है। अनुच्छेद 275 में कुछ राज्यों को संघ से अनुदान मिलना। ये सब क्या है, देखिए भारत सरकार के पास या फिर राज्य सरकार के पास पैसा कहाँ से आता है, जो हम टैक्स में देते हैं, ये थोड़ा थोड़ा करके उनके पास जाता है और ये करोड़ों में हो जाता है। बस उन्हीं पैसों से क्या करते हैं, हमारे लिए सड़क बनवा देते हैं, घर बनवा देते हैं, हॉस्पिटल में निःशुल्क फैसिलिटीज़ मिल जाती है, स्कूल में फैसिलिटीज़ मिल जाती है ना, गवर्नमेंट ये सारी फैसिलिटीज़ यहाँ पर हमें प्रोवाइड करता है। रक्षा के क्षेत्र में भी करता है, जैसे कि आपने सुना होगा न्यूज़ वगैरह में कि भारत देश ने दूसरे देशों से ये मिसाइल खरीदी, वो खरीदी, ताकि अगर बाहर से कोई आक्रमण हो तो उस समय ये चीज़ें काम आ जाए। तो बस ये होता है, सरकार हमसे जो छोटे छोटे पैसे लेती है उनसे ये हमारी ही रक्षा के लिए या फिर हमारे लिए कुछ अच्छा करने लग जाती है। अनुच्छेद 276 में
वृत्तियों, व्यापार, आजीविका और नियोजन पर टैक्स के बारे में यहाँ पर लिखा हुआ है कि यहाँ पर भी आपको टैक्स देना पड़ेगा। अनुच्छेद 280 में वित्तीय आयोग का उल्लेख है। अनुच्छेद 281 में वित्तीय आयोग की सिफारिशों के बारे में उल्लेख है। अनुच्छेद 292 में भारत सरकार द्वारा उधार लेना। अनुच्छेद 293 में राज्य सरकार द्वारा उधार लेना। अनुच्छेद 298 में व्यापार करने के अधिकार के बारे में लिखा हुआ है। अनुच्छेद 299 में संविदाओं के बारे में। अनुच्छेद 300 के ए में संपत्ति का अधिकार है। हाँ, ये ज़रूर लिख लीजिए आप, संपत्ति का अधिकार। संपत्ति का अधिकार कहाँ है? अनुच्छेद 300 के ए में है। वेरी इंपॉर्टेंट, लिख लीजिए, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट। संपत्ति का जो अधिकार है यह है अनुच्छेद 300 के ए में। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, भाग 13-14 में अनुच्छेद 301 में भारत देश में व्यापार, वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 309 में संघ या राज्यों की सेवा करने वाले व्यक्तियों की भर्ती और सेवा की शर्तें हैं। अनुच्छेद 312 में अखिल भारतीय सेवाओं का उल्लेख है। अनुच्छेद 313 में संक्रमणकालीन उपबंध के बारे में उल्लेख है। देखिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट है अनुच्छेद 312, याद रखिएगा, अखिल भारतीय सेवाओं का उल्लेख अनुच्छेद 312 में देखने के लिए मिलता है। नेक्स्ट है अनुच्छेद 315, संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग का उल्लेख। अनुच्छेद 316 में लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति और अवधि। अनुच्छेद 323 के ए में प्रशासनिक कार्यों के लिए अधिकरण। नेक्स्ट है भाग 15, इसमें निर्वाचन संबंधित प्रावधान है। अनुच्छेद 324 से 329। अनुच्छेद 324 में चुनाव आयोग निर्वाचन के अधीक्षण, निदेशन और नियंत्रण के लिए जिम्मेदार होगा। जो हमारा चुनाव आयोग है यही जिम्मेदार होता है इन चीज़ों के लिए। अनुच्छेद 326 में लोकसभा और विधानसभा के लिए निर्वाचन वयस्क मताधिकार के आधार पर होगा। लोकसभा और विधानसभा में जो निर्वाचन होते हैं ना, यह वयस्क मताधिकार के आधार पर ही होगा। अनुच्छेद 329 में निर्वाचन संबंधी मामलों में न्यायालय के हस्तक्षेप का उल्लेख है। नेक्स्ट है कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध देखने के लिए मिलता है भाग 16 में। अनुच्छेद 330 से लेकर अनुच्छेद 330 से लेकर 342 तक। अनुच्छेद 330 में लोकसभा में अनुसूचित जाति और जनजातियों के लिए आरक्षण है। अनुच्छेद 331 में लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व। अनुच्छेद 332 में लोकसभा में अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए आरक्षण है। वैसे अब आंग्ल भारतीय समुदाय के लिए जो हमारे राष्ट्रपति हैं ना, ये मनोनीत नहीं करते हैं अब, है ना, ये हटा दी गई है चीज़, ध्यान दीजिएगा। अनुच्छेद 333 में विधानसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व। अनुच्छेद 338 में अनुसूचित जाति एससी के लिए राष्ट्रीय आयोग का उल्लेख है। अनुच्छेद 338 के ए में अनुसूचित जनजाति एसटी के लिए राष्ट्रीय आयोग का उल्लेख है। अनुच्छेद 338 के बी में अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी के लिए राष्ट्रीय आयोग का उल्लेख है। अनुच्छेद 341 में अनुसूचित जातियों के बारे में लिखा हुआ, एससी के बारे में प्रावधान है। 342 में अनुसूचित जनजातियों के लिए प्रावधान है। देखिए अनुसूचित जाति अलग होता है, एससी अलग होता है, एसटी अलग होता है और ओबीसी अलग होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिएगा भाग 17, राज्यसभा का उल्लेख। राज्यसभा का उल्लेख कहाँ देखने के लिए मिलेगा? भाग 17 में अनुच्छेद 343 से लेकर 351 तक। अनुच्छेद 343 में संघ की राज्य भाषा का उल्लेख है। अनुच्छेद 344 में राज्य भाषा के संबंध में आयोग और संसद की समिति का वर्णन है। अनुच्छेद 345 में राज्यों की राज्य भाषा के बारे में लिखा है। अनुच्छेद 346 में संघ और राज्यों या दो राज्यों के बीच पत्राचार की राजभाषा। अनुच्छेद 348 में उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के प्रयोग में की जाने वाली भाषा, वैसे यहाँ पर अंग्रेजी भाषा ही यूज़ की जाती है। अनुच्छेद 351 में हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश हैं, ठीक है। हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश दिए जाते हैं, क्योंकि भारत देश की कोई राष्ट्रभाषा नहीं है, है ना। आप ध्यान दीजिएगा इस चीज़ को, भारत देश की कोई राष्ट्रभाषा नहीं है, हिंदी राष्ट्रभाषा नहीं है, लेकिन हाँ हिंदी का हम यूज़ करते हैं। और इंग्लिश ज़्यादातर, ये जो हाईकोर्ट वगैरह आप देख रहे होंगे ना, यहाँ पर इंग्लिश का ही ज़्यादातर यूज़ किया जाता है। तभी तो जो साउथ साइड है वो ज़्यादातर हमें बार बार बोलते हैं ना, आप न्यूज़ में सुनते रहते होंगे कि वो कहते हैं कि हमारे ऊपर हिंदी मत थोपो आप, क्योंकि हिंदी कोई भारत देश की राष्ट्रभाषा तो नहीं है, हमारे ऊपर हिंदी मत थोपो। तो वो जो साउथ वाली साइड है वो हिंदी भाषा का विरोध करते रहते हैं, आप अगर न्यूज़ में सुन रहे होंगे बार बार तो। लेकिन यहाँ जो थोड़ा ऊपर के साइड हमारे भारत देश में ज़्यादातर हिंदी का ही यूज़ किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भाग 18 में आपातकाल।
अनुच्छेद 352 से 360 के बारे में प्रावधान है, वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान दीजिएगा। देखिए अनुच्छेद 352 में आपातकाल की घोषणा का उल्लेख है, इसे याद रखिए, एग्जाम में आया कई बार। आपातकाल की घोषणा का उल्लेख अनुच्छेद 352 में है। अनुच्छेद 353 में आपातकाल की घोषणा का प्रभाव। अनुच्छेद 356 में राज्य में राष्ट्रपति शासन का उल्लेख है। राष्ट्रपति शासन कब लगाया जाता है? वैसे राष्ट्रपति शासन तभी लगाया जाता है किसी राज्य में जब वहाँ पर ऐसा लगे कि वहाँ पर संविधान का दुरुपयोग या हो रहा है, या फिर संविधान पर अतिक्रमण किया जा रहा है, या फिर संविधान को नहीं माना जा रहा है, तो ऐसे राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगा दी जाती है। और राष्ट्रपति को कौन बताता है ऐसा? वहाँ के जो राज्यपाल है ना, वो बताते हैं, क्योंकि राज्यपाल को खुद राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं। क्यों करते हैं? सिर्फ यही देखने के लिए मेन कि वहाँ पर संविधान को ठीक तरह से फॉलो किया जा रहा है, नहीं फॉलो किया जा रहा है, इसलिए राष्ट्रपति हर राज्य में एक एक राज्यपाल को भेजते हैं। वैसे एक राज्यपाल के अंडर में 2 से 3 राज्य भी हो सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अनुच्छेद 358 में आपातकाल के दौरान अनुच्छेद 19 के उपबंधों का निलंबन का उल्लेख है। अनुच्छेद 359 में आपातकाल के दौरान भाग 3 पर निलंबन है। अनुच्छेद 360 में वित्तीय आपातकाल के बारे में उपबंध है। वैसे भारत देश में कभी वित्तीय आपातकाल नहीं लगा है, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट है भाग 19, इसमें प्रकीर्ण। अनुच्छेद 361 से 367 है ना। अनुच्छेद 361 में राष्ट्रपति, राज्यपाल और राजपूतों का संरक्षण है। अनुच्छेद 364 में महापतन और विमान क्षेत्रों के बारे में विशेष उपबंध है। नेक्स्ट देखिएगा भाग 20, संविधान संशोधन, वेरी इंपॉर्टेंट। भाग 20 में संविधान संशोधन से संबंधित प्रावधान है। अनुच्छेद 368। अनुच्छेद 368 परमिशन देता है कि आप संविधान में संशोधन कर सकते हैं, ध्यान दीजिएगा। लेकिन कभी भी हमारा संविधान यह परमिशन नहीं देता है कि आप इसके मूल रूप में बदलाव करें। आप इसके मूल रूप में कोई बदलाव नहीं कर सकते हैं, इसलिए अभी भी 395 ही अनुच्छेद है, ये मूल रूप है इसका, आप इसमें बदलाव नहीं कर सकते हैं। भाग 22 ही है, लेकिन आप इसमें संशोधन करके जोड़ सकते हैं, या फिर पहले से ऐसा कुछ अनुच्छेद या फिर कोई चीज़ है जो नहीं है आज के लिए सही, तो आप उसको हटा सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये मूल रूप है, आप इसको नहीं छेड़ सकते हैं, यह भारतीय संविधान में लिखा हुआ है, ध्यान दीजिएगा। क ग करके बहुत सारे जोड़े जा चुके हैं, अभी तक 105 संविधान संशोधन हो चुके हैं, ध्यान दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। भाग 21 में कुछ अस्थायी, परिवर्ती और विशेष प्रावधान करता है। अनुच्छेद 369 से 392 में अनुच्छेद 369 राज्य सूची के कुछ विषय के संबंध में संसद को कानून बनाने की शक्ति है। अभी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। राज्य सूची क्या? देखिए राज्य के पास ऐसे कोई लिस्ट होगी जिसमें वो कानून बना सकता है अपने राज्य के भले के लिए। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि जो संसद है, संसद कहाँ होती है? हमारी केंद्र सरकार, ठीक है, संसद केंद्र सरकार। तो जो केंद्र सरकार है, संसद है, संसद भी कानून बना सकती है राज्य सूची पर अगर उसको सही लगता है तो, ठीक है। अनुच्छेद 370 जम्मू कश्मीर से संबंधित प्रावधान है। अनुच्छेद 370 पूरी तरह से नहीं हटा है, इसमें से वही हटाया गया है जो अभी आप सुनते हैं, ठीक है, सारी चीज़ें नहीं हटी इसमें से। इसमें जम्मू कश्मीर से संबंधित विशेष प्रावधान है अनुच्छेद 370 में। अनुच्छेद 371 में महाराष्ट्र और गुजरात के संबंध में विशेष उपबंध है। अनुच्छेद 376 में उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के बारे में उपबंध है। अनुच्छेद 377 में भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के बारे में उपबंध है। अनुच्छेद 378 में लोक सेवा आयोग के बारे में उपबंध है, इनको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अनुच्छेद भाग 22 में संक्षिप्त नाम, अनुच्छेद 393 से 95। देखिए अनुच्छेद 393 में संक्षिप्त नाम का वर्णन, इस संविधान का संक्षिप्त नाम भारत का संविधान होगा, ठीक है। जो संविधान है ना, इसका पूरा नाम क्या है? भारत का संविधान है, बस ये लिखा है 393 में। अनुच्छेद 395 में भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 और भारत सरकार अधिनियम 1935 को निरस्त करता है, यह इसमें लिखा हुआ है। जो हमारा भारतीय संविधान आज जो हम देख रहे हैं ना, ये जो भारतीय संविधान है भारत सरकार अधिनियम 1935 से लिया गया है, आपको अगर पता हो तो, है ना। वहाँ से मतलब 200 से कुछ ज़्यादा ऐसे अनुच्छेद है जो हमने हूबहू या फिर थोड़े बहुत बदलाव के साथ अभी ले रखे हैं। तो इसमें यही लिखा हुआ है अनुच्छेद 395 में, लास्ट अनुच्छेद यही है, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 और भारत सरकार अधिनियम 1935 को यह निरस्त करता है,
ठीक है। और अभी जो वर्तमान में हम देख रहे हैं यह है भारतीय संविधान। पहले वाला जो भी था वो नहीं चलेगा, अब क्या चलेगा, भारतीय संविधान, भारत का संविधान जो आज हम देखते हैं, जिसमें 395 अनुच्छेद हैं, 22 भाग हैं और 12 अनुसूचियाँ हैं, ठीक है। आज यह चलेगा। देखिए, अब भारतीय संविधान के 395 अनुच्छेद हमने देख लिए, 22 भाग देख लिए। अब जो 12 अनुसूचियां हैं उसे कवर करेंगे। देखिए, पहली अनुसूची में देश और 28 राज्यों का उल्लेख है। दूसरी अनुसूची में वेतन, भत्ते और पेंशन के बारे में उल्लेख है। जो भी भारत देश के बड़े बड़े अधिकारी होंगे उन्हें वेतन, भत्ता या फिर पेंशन किस प्रकार से मिलेगी, ये सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। तीसरी अनुसूची में शपथ संबंधित उल्लेख है, कौन किसे शपथ दिलाएगा। चौथी अनुसूची में राज्यसभा की सीटों का उल्लेख है। पांचवी अनुसूची में अनुसूचित जाति और जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन का उल्लेख है। छठी अनुसूची में असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम का जनजातीय प्रशासन है। सातवीं अनुसूची में केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा, वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान दीजिएगा। समवर्ती सूची कहाँ है, 7वीं अनुसूची में। सूचियाँ हैं केंद्र और राज्य किस चीज़ पर कानून बनाएंगी। केंद्र की सूची अलग है, राज्य की सूची अलग है। और एक है समवर्ती सूची जिसमें केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकती हैं। अगर दोनों ने कानून बनाया है तो ऐसे में केंद्र का कानून ज़्यादा प्रभावी होगा। 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख है, वेरी इंपॉर्टेंट। 9वीं अनुसूची में भूमि सुधार संबंधित है। 10वीं अनुसूची में दल बदल संबंधित प्रावधान है। 11वीं अनुसूची में पंचायतों का प्रावधान है और 12वीं में नगर निकायों का प्रावधान है। इसे ट्रिक के माध्यम से मैंने याद करना आप लोगों को सिखाया है पहले भी, आप चाहो तो वीडियो देख सकते हैं, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ध्यान दीजिएगा। दल बदल संबंधित प्रावधान है 10वीं अनुसूची में, द से दल और 10 से 10वीं, इस तरह से आप थोड़ा सा याद रखना, कई बार एग्जाम में आया है। 22 भाषाओं को उल्लेख कहाँ है, 8वीं अनुसूची में। लास्ट में क्वेश्चन पूछा मैंने आपसे जिसका आंसर अभी आपको कमेंट करना है। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आ चुका है। देखिए, क्वेश्चन है संविधान की आत्मा किस अनुच्छेद को कहा जाता है। संवैधानिक उपचारों के अधिकार को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है और ये किस में आता है, आप बताइए। सही उत्तर क्या होगा। चलिए, आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर पसंद आई है तो चैनल को भी सब्सक्राइब करना, बेल नोटिफिकेशन आइकन पे ऑल प्रेस ज़रूर कर देना। जब भी हम एक न्यू वीडियो अपलोड करेंगे तो एक नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाएगा। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आप सभी लोगों का थैंक यू।